नमस्कार। आज बात करते हैं प्राइवेसी के अधिकार की, यानी निजता की। ये एक ऐसा सफर है जो एक वैश्विक विचार से शुरू होकर हमारे डिजिटल जीवन का, हमारे स्मार्टफोन का एक अटूट हिस्सा बन गया। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। सोचिए 1948 की एक घोषणा का स्मार्टफोन से भला क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए हमारी आज की कहानी की जड़ें यही हैं। हम एक ऐतिहासिक दस्तावेज और आपकी जेब में रखे डिवाइस के बीच एक सीधी लकीर खींचने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद। देखिए, उस तबाही ने ना दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, ये कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है तो इंसानों के अधिकारों के लिए एक साझा, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाना ही होगा। और बस इसी सोच के साथ शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। और फिर आया साल 1948, जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी UDHR का जन्म हुआ। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, जैसा कि एलेनोर रूजवेल्ट ने खुद साफ किया था, ये कोई कानूनी संधि नहीं थी। मतलब कोई ऐसा कानून नहीं जो देशों पर लागू हो, बल्कि ये एक नैतिक दिशा निर्देश था, एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा कि इंसानियत को किस दिशा में जाना चाहिए। और इसके असर का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये एक नंबर देखिए। 500 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। ये इतिहास में सबसे ज्यादा अनुवाद किए गए दस्तावेजों में से एक है। मतलब इसकी पहुंच कितनी बड़ी थी, ये इसका जीता जागता सबूत है। तो ठीक है, ये एक महान विचार तो बन गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ कागज के पन्नों से निकलकर असल कानून कैसे बना? इस सफर को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का। चलिए देखते हैं। और यहाँ देखिए, कनेक्शन कितना सीधा और साफ है। एक तरफ UDHR का अनुच्छेद 3 जो कहता है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरी तरफ भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये जो भावना है ना, वो एकदम सीधी वहां से ली गई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन असली दिलचस्प मोड़ तो कहानी में अब आता है। अगर आप अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी निजता या प्राइवेसी शब्द का जिक्र ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, ये एक अधिकार बना कैसे? इसका जवाब छिपा है लिविंग डॉक्यूमेंट के कॉन्सेप्ट में। मतलब ये विचार कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसकी समय के साथ नई चुनौतियों के हिसाब से व्याख्या की जा सकती है। और वो भी ऐसी चुनौतियां जिनके बारे में शायद संविधान बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि इंटरनेट। और भारत की अदालतों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अनुच्छेद 21 की परतों को एक एक करके खोलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है गरिमा के साथ जीवन जीना। और फिर आया वो सबसे बड़ा मोड़। अदालत ने कहा कि सच्ची मानवीय गरिमा बिना प्राइवेसी के तो हो ही नहीं सकती। और बस यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे अधिकार का जो लिखा तो नहीं गया था, पर मौजूद था। तो एक तरफ इस अधिकार को पहचान मिल रही थी और दूसरी तरफ दरवाजे पर दस्तक दे रही थी एक बिल्कुल नई चुनौती। वो थी डिजिटल युग की। और फिर तो मानो सब कुछ ही बदल गया। हमारा जीवन अचानक से ऑनलाइन हो गया। स्मार्टफोन जेब में, सोशल मीडिया उंगलियों पर, और देखते ही देखते हर ऐप, हर सर्विस हमारा पर्सनल डेटा इकट्ठा करने लगी। हमारी निजी जानकारी एक कीमती चीज बन गई, कंपनियों के लिए भी और सरकारों के लिए भी। इसने प्राइवेसी के अधिकार के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और इसी टकराव की वजह से मामला पहुंचा भारत के सुप्रीम कोर्ट में। एक ऐसा ऐतिहासिक मामला जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो जस्टिस KS पुट्टास्वामी बना भारत संघ का केस। अदालत के सामने सवाल बिल्कुल साफ था। क्या ये अधिकार, जो सीधे तौर पर लिखा तो नहीं है पर जिसे गरिमा का हिस्सा माना गया है, क्या ये अधिकार डिजिटल युग में सरकार की बढ़ती निगरानी की ताकत के सामने टिक पाएगा? और अदालत का जवाब एकदम साफ और बहुत शक्तिशाली था। अदालत ने कहा कि डिजिटल युग में प्राइवेसी कोई लग्जरी या ऐशो आराम की चीज नहीं है। ये मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए एक बुनियादी जरूरत है। इस एक लाइन में ही सब कुछ कह दिया गया।
और इस फैसले का वजन कितना था वो इस नंबर से पता चलता है। 9 जजों की बेंच ने एक मत होकर 9-0 से ये फैसला सुनाया। मतलब किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। और इस फैसले का जो निचोड़ निकला वो ये था, प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। अब ये सिर्फ अदालत की एक व्याख्या नहीं थी, ये संविधान के तहत एक फंडामेंटल राइट बन गया। उतना ही जरूरी, उतना ही शक्तिशाली जितना कि बोलने की आज़ादी या जीने का अधिकार। तो इस एक फैसले ने भारत में अधिकारों का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मजबूत संवैधानिक नींव रख दी, तो अब सरकार के लिए एक कानूनी ढांचा बनाना जरूरी हो गया था। और इसी के नतीजे में आया भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक अदालती फैसला जमीन पर एक असल कानून को जन्म देता है। लेकिन इसके बाद भी एक बुनियादी टकराव आज भी बना हुआ है, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। एक तरफ है लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उनकी प्राइवेसी, और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन दोनों के बीच वो लाइन आखिर कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको एक समाज के तौर पर लगातार ढूंढते रहना होगा, क्योंकि हमारी दुनिया तो हर पल और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।